और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय जनता के बीच पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। का रहने वाला है, कोई खल्लाबाद का रहने वाला है, कोई गोरखपुर सिटी का रहने वाला है, कोई पिपराइच का रहने वाला है। सब लोग यही के बच्चे हैं। पहले भटकते थे, आज बीए करने के साथ साथ यहां की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का प्रावधान है कि अपनी परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी एक कोर्स को भी उन्हें इस दौरान सर्टिफिकेट लेना है और वह उस दौरान उनका स्किल डेवलपमेंट करेगा। जैसे ही वह छात्र अपनी पढ़ाई और डिग्री पूरी करके बाहर निकला तो उसके साथ ही नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी। अपने पैरों पर खड़ा होकर के फिर वह किसी भी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। तब तक जीवन भर मां बाप के ऊपर आश्रित रहोगे। और इसलिए युवाओं के लिए एक नया अवसर गीडा प्रशासन ने यहां पे नायलेट के साथ ट्रेनिंग के माध्यम से प्रारंभ किया है और 5000 नौकरी तो केवल गीडा में ही आ रहा है। इसके अलावा ढेर सारे अन्य यहां पे उद्योग लगने जा रहे हैं, जिसमें यहां पे गारमेंट पार्क भी 25 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक पार्क इसी गीडा में स्थापित होने जा रहा है। यहां पर काफी बड़े एरिया में 35 एक यहां पर लगभग 88 एकड़ क्षेत्रफल में इसको विकसित किया जा रहा है। फ्लैटेड फैक्ट्री यहां पर गीडा में ही बन रही है और इस पर कार्य तेजी से चल रहा है। इस पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य भी यहां पर प्रारंभ हो चुका है। धूलियापार औद्योगिक टाउनशिप के लिए भी जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें हमारा वहां पे प्रयास है कि एक बड़े क्षेत्रफल को वहां पर हम लोग 5500 एकड़ के क्षेत्रफल में इस पूरे एक नई टाउनशिप गीडा से लेकर के धूलियापार तक इन सभी कार्यों के लिए हम वहां पे औद्योगिक निवेश के लिए कार्य प्रारंभ कर सकें, जिसमें अभी हाल ही में एक नई सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, भूमि दिखा दी गई है। अब याद करिए, जिस कार्य में नौकरी के लिए पहले यहां के लोगों को दुनिया में जाना होता था, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जाना होता था, आज यहां के लोग सब यहीं पे नौकरी पाएंगे। ये एक प्रयास, जब बेहतर कानून व्यवस्था होती है, अच्छी सरकार बनती है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, तब इस प्रकार का परिणाम आता है। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जिसमें हम सबका संकल्प है, वह संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर आवश्यक है और विकसित गोरखपुर के लिए औद्योगिक निवेश भी आवश्यक है। इसलिए उस प्रकार के एक सकारात्मक वातावरण में जब सरकार अच्छी नीयत से कार्य करती है तो उसके अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। यहां पे इस औद्योगिक प्रोत्साहन, निवेश के प्रोत्साहन के लिए यहां के प्रशासन को, पुलिस को, गीडा प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को और यहां की जनता जनार्दन को खासतौर पर जिन क्षेत्रों की, गांवों की जमीन ली जा रही है और वे लोग इसमें पूरा अपना सकारात्मक योगदान दे रहे हैं, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर, एक नया गोरखपुर बन रहा है। कोई सोचता था कालेसर से जंगल कौड़िया को जोड़ने के लिए बाईपास बनेगा, आज बन गया ना। आज काम देख रहे होंगे, अब आपको पीपीगंज जाना हो तो गोरखपुर का इतना बचत हो जाएगा, यानी मुश्किल से पीपीगंज यहां से आधे घंटे में आप पहुंच जाएंगे, दूरी कम हो गई। गोरखपुर में एम्स भी आ गया, बीआईडी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन भी हो गया, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना भी चल गया। आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं।
और अभी हमने परसों ही गोरखपुर में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय का भी यहां पे भवापार के पास उसकी स्वीकृति भी दे दी है। वहां पे बड़ा क्षेत्रफल में वेटनरी कॉलेज की स्थापना होगी, जो बाद में एक विश्वविद्यालय बन जाएगा। आप सोचिए कि हर एक फील्ड में कुछ नया आ रहा है। हमें उस क्षेत्र के लिए कार्य करने, अपने आप को इसके लिए तैयार करना होगा। अटल आवासीय विद्यालय इसी सैजनवा में बना है। आश्रम पद्धति विद्यालय हरपुर बुधड़ के पास बन रहा है। हल्दी में पॉलिटेक्निक बन रहा है। यानी कितना कार्य हो रहा है। कोई सोचता था इससे पहले ऐसे कार्य होंगे? लेकिन आज विकास के लिए जब सकारात्मक माहौल बनता है तो परिणाम भी सामने आते हैं। तो एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ आस्था को सम्मान भी है। अयोध्या में कितने लोगों ने अयोध्या दर्शन किया है अब तक? आप लोग अयोध्या दर्शन कर लिए? बाकी लोग भी अयोध्या दर्शन करने के लिए जाइए। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है। भव्य मूर्ति विराजमान हो चुकी है रामलीला की। अच्छा लगा ना कार्यक्रम? कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा ना? तो सभी लोग तैयार हैं इसके लिए। तो भाइयों बहनों, ये इसी उद्देश्य से कि आस्था का भी सम्मान हो और विकास का लाभ भी बिना भेदभाव को हर व्यक्ति को प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब पर इसी प्रकार से प्रभु की कृपा बनी रहे, इन विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप गोरखपुर से सुन पा रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली में कांग्रेस आप गठबंधन की खबर। दोनों पार्टी में गठबंधन पर बनी सहमति। आपका कांग्रेस को 3 सीट देने का प्रस्ताव। 3 सीट पर कांग्रेस, 4 पर आप लड़ेगी चुनाव। 3 सीट पर कांग्रेस, 4 पर आप लड़ेगी चुनाव। चांदनी चौक सीट कांग्रेस को देने का प्रस्ताव। चांदनी चौक सीट कांग्रेस को देने का प्रस्ताव। पूर्वी दिल्ली नॉर्थ ईस्ट सीट भी देने का प्रस्ताव। पूर्वी दिल्ली नॉर्थ ईस्ट सीट भी देने का प्रस्ताव। दक्षिण सीट पर आप लड़ सकती है चुनाव। दक्षिण सीट पर आप लड़ सकती है चुनाव। पश्चिम सीट पर आप लड़ेगी चुनाव। वहीं नॉर्थ वेस्ट पर भी आम आदमी पार्टी ठोक सकती है ताल। नई दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी उतार सकती है अपना प्रत्याशी। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। 3 सीटें कांग्रेस और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी चुनाव। पूर्वी दिल्ली नॉर्थ ईस्ट सीट भी देने का प्रस्ताव। चांदनी चौक सीट कांग्रेस के खाते में। दक्षिण सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी चुनाव। पश्चिम सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आ सकती है। नॉर्थ वेस्ट पर भी आम आदमी पार्टी ठोकेगी अपनी दाल। नई दिल्ली पर आम आदमी पार्टी को मिली सहमति। दिल्ली में आप कांग्रेस गठबंधन की खबर आई सामने। 3 सीटों पर कांग्रेस, 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी चुनाव। दोनों पार्टी में गठबंधन पर बनी सहमति। दोनों पार्टी में गठबंधन पर बनी सहमति। तीन सीट पर कांग्रेस, 4 पर आप लड़ेगी चुनाव। चांदनी चौक सीट कांग्रेस को देने का प्रस्ताव। नई दिल्ली, दिल्ली वेस्ट आम आदमी पार्टी के खाते में। दक्षिणी दिल्ली भी आम आदमी पार्टी के खाते में आएगी। पूर्वी दिल्ली नॉर्थ ईस्ट सीट कांग्रेस के खाते में। चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस के खाते में। इसके अलावा दक्षिणी, पश्चिमी सीट और नई दिल्ली की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में
सीटों को लेकर गठबंधन पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है, 3 कांग्रेस और 4 आम आदमी पार्टी। क्या है पूरी जानकारी? प्रियंका, देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सहमति कहीं बनती नजर आ रही। कई दिन से इसका मंथन किया जा रहा था। आखिरकार दिल्ली के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा हुआ था, लेकिन आज रिजल्ट सामने आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस दोनों दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस। यानी कहीं ना कहीं जो सील पैटर्न बन गया, हो सकता है शाम तक इसकी औपचारिकता भी की जा सके, घोषणा भी कर दी जाएगी कि आखिरकार सहमति बन चुकी है। लेकिन पंजाब की बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी खुद अकेली चुनाव लड़ेगी। यानी अभी यहाँ पर अब दिल्ली की जो सीटें हैं वो जगह जगह दी गई है तीनों को। अब इस पर भी मंथन किया था। आखिरकार आम आदमी पार्टी का 4 और कांग्रेस को 3, क्योंकि जो कांग्रेस से दल है जिस क्षेत्र में जाता है उनको पूर्वी दिल्ली की बात करें या चांदनी चौक की बात करें या पूर्वी उत्तर दिल्ली की बात कर लें, यहाँ पर कांग्रेस को सीट जगह, बाकी जगह पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा कि आखिरकार दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव किस तरह से, क्योंकि बीजेपी की जो सीटें हैं क्या उन पर देने की बात की जा रही है, उनको जो सीटें लेने की बात की जा रही है, क्योंकि दोनों में सहमति है। दोनों जगह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की काफी पकड़ है दिल्ली के अंदर। जी जी बिल्कुल अजय, क्या प्रत्याशियों को लेकर भी कुछ सुगबुगाहट सामने आ रही है? कौन कौन इन 7 सीटों से ताल ठोक सकता है? देखिए, अभी उनके औपचारिक नाम सामने नहीं आए हैं। हो सकता है शाम तक इसका नाम भी औपचारिक किया जाए। जो जिनको सीट दी जाएगी इसको लेकर अभी मंथन किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये शाम तक उन्होंने कई ऐसी खबर है कि जिनको सीट का बंटवारा किया है। लेकिन अभी सहमति बनी है 7 सीटों पर कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या जानकारी है, क्या सामने आ सकती है आज? देखिए, जैसे जानकारी आ रही है, बता दें सूत्रों से, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल के घर पर एक मीटिंग रखी गई है करीब 2 से 3 के बीच में। उसके बाद 4 बजे और भी मीटिंग है। हो सकता है उस समय इसके जो विचार है वो सामने जो सीटों को बंटवारे का नाम उजागर गया है या सीटों को लेकर जो कैंडिडेट है उनके नामों को रखा जाए कि यहाँ से इस कैंडिडेट को चुनाव लड़ा जाएगा और यहाँ से यहाँ। तो देखते हैं, यही है कि आज शाम तक कोई न कोई निर्णय आएगा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेताओं के जो चुनाव लड़ने की उम्मीदवार हैं उनके नाम सामने आ जाए। जी बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तो गठबंधन को लेकर सहमति बनती दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की यदि बात करें तो क्या पंजाब में भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल कहेंगे। अभी पंजाब की बात करें, कुछ दिन पहले पंजाब की तरफ आम आदमी पार्टी से घोषणा हुई थी कि पंजाब में सिर्फ आम आदमी पार्टी चुनाव अपनी सभी सीटों पर लड़ेगी। लेकिन हो सकता है जिस तरह से दिल्ली और यूपी में सहमति बनी है, पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ सकती है इस बार। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सीटों की सहमति बनने के बाद कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और साझा कॉन्फ्रेंस में दोनों ही पार्टी के नेताओं के बयान भी सामने आए थे। आज क्या उम्मीद की जा सकती है कि दोनों पार्टी के बड़े नेता एक बार फिर से एक मंच पर साथ आएंगे? बिल्कुल कहेंगे। देखिए, गठबंधन की बात करें, जिस तरह से आम आदमी पार्टी या कांग्रेस और 26 दल अलग एक साथ जुड़ता आ रहे थे चुनाव को लेकर तैयारी जैसे बिखरता नजर आया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे पार्टियां एक साथ आती जा रही है, क्योंकि सभी सहमति है कि किसी भी तरह से मोदी मैजिक जो मौजिक एजेंडा मौजिक रथ है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि आपसी झगड़े में बीजेपी का कहीं ना कहीं फायदा होगा। ऐसी स्थिति में हमें एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं सारी पार्टियां एक साथ आएंगी और मोदी रथ को रोकने की कोशिश करेंगी। इसलिए जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, सहमति बनने है, कई और राज्यों में भी बात चल रही है। तो हो सकता है कि इसको लेकर सारे गठबंधन एक साथ है और मोदी मैजिक रथ जो रोका जाए। लेकिन अभी पंजाब की बात करें, पंजाब का ऐसा भी कोई निर्णय सामने नहीं आया कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़े। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। विधायकों की संख्या बल जुटाने के लिए सपा और भाजपा के टारगेट पर जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं। राजा भैया से सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने मुलाकात की थी और अखिलेश यादव से राजा भैया की बात करवाई थी। सपा से राजा भैया की बढ़ती नजदीकी को देखते हुए बुधवार देर रात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राजा भैया से उनके आवास पर मुलाकात की और राज्यसभा चुनाव को लेकर समर्थन मांगा। चर्चा है कि इस दौरान राजा भैया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोन पर बातचीत भी हुई। आपको बता दें कि राजा भैया की जनसत्ता दल के पास में 2 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में राजा भैया की भूमिका अहम रहने वाली है। तो
तो राजा भैया को लेकर उत्तर प्रदेश में दोनों ही पार्टियां यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी कोशिश और कवायद में लगी हुई हैं। राज्यसभा के चुनाव जल्द ही उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी को अपने 3 सांसदों को जिताने के लिए 110 की संख्या की आवश्यकता है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा कवायद जारी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को अपने ही कई नेताओं से झटका लगने के बाद राजा भैया से समर्थक की उम्मीद है। वहीं बीजेपी भी इस पूरे मामले में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। राज्यसभा में 7 कैंडिडेट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक और 8वें कैंडिडेट को उतारा था, जिसको लेकर अब समीकरण बनाने की शुरुआत बीजेपी भी कर चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जो अनिल, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है राजा भैया को लेकर, कल तक समाजवादी पार्टी का पेच फंसा हुआ था। हालांकि राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन अब बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी राजा भैया से मुलाकात करने पहुंचे हैं। देखिए, राजा भैया की पार्टी है जनसत्ता दल, जिसके पास राजा भैया को लेकर के 2 विधायक हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो वोट का गणित है उसको सेट करने के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में रस्साकसी चल रही है। किस तरह से जो एक अपना राज्यसभा सदस्य है उसको राज्यसभा भेजा जाए, इसको लेकर के घेराबंदी हो रही है, जिसमें सबसे अहम भूमिका में राजा भैया नजर आ रहे हैं। राजा भैया को अपने पाले में करने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी नरेश उत्तम जो प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के हैं, राजा भैया से मुलाकात की थी और उन्होंने राजा भैया की बात भी कराई थी अखिलेश यादव को। ये माना जाने लगा था कि पुराना संबंध है राजा भैया का समाजवादी पार्टी से, इस नाते राजा भैया सपा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये खबर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगी तो कल रात भूपेंद्र चौधरी पहुंच गए, प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, राजा भैया के आवास पर। उन्होंने भी राजा भैया से समर्थन की मंत्रणा की और अपने भारतीय जनता पार्टी के जो 8वें कैंडिडेट हैं संजय से उनको जिताने के लिए अपना समीकरण फिट किया। लेकिन फिलहाल अभी तक राजा भैया की तरफ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गहन मंथन चल रहा है। समाजवादी पार्टी हो या भाजपा या फिर जनसत्ता दल अभी निर्णय की स्थिति में नहीं है कि आखिर राजा भैया किस तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से दोनों ही पार्टियों ने यानी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नुमाइंदों ने मुलाकात की है राजा भैया से, रुख अभी साफ नहीं आया है। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रमों को और राजनीतिक इतिहास को यदि देखा जाए और जिस तरह से पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए राजा भैया पिछले कई बयानों के दौरान नजर आए हैं, क्या लगता है आपको फैसला किसके पक्ष में आ सकता है? बेशक राजा भैया के समाजवादी पार्टी से पुराने रिश्ते हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ये रिश्ते बड़े तल्ख हो गए थे। अखिलेश यादव ने कुंडा में जाकर के जनता से अपील की थी, राजा भैया को हराने के लिए कहा था कि कुंडा में कुंडी लगा दो, जिसकी प्रतिक्रिया भी राजा भैया ने भी जोरदार ढंग से दी थी और अखिलेश को जवाब देते हुए कहा था कि अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कुंडा में कुंडी लगा दे। अदावत एक तरह से हो गई थी, सियासी अदावत समाजवादी पार्टी और राजा भैया में। लेकिन हालात बदले तो एक और घटनाक्रम प्रियंका जी आपको बताएंगे कि जब इस दौरान चुनाव के दौरान अखिलेश यादव से पूछा गया राजा भैया से जुड़ा सवाल, तो अखिलेश यादव ने कहा था कौन राजा भैया, किस राजा भैया की आप बात कर रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया था राजा भैया को। लेकिन हालात बदले हैं, आज फिर अखिलेश यादव पहचानने लगे हैं राजा भैया को। उन्होंने अपने दूत के रूप में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को भेजा था राजा भैया के आवास पर, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ राजा भैया की जिस तरह से भाजपा से नजदीकियां बढ़ी हैं, सदन हो या सड़क हो या फिर अयोध्या हो, राजा भैया प्रधानमंत्री मोदी और योगी की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। अभी विधानसभा में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि शंकराचार्य के बाद अगर हिंदू धर्म का सनातन का किसी ने उत्थान किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ऐसे हालात हैं जिसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि राजा भैया का रुख भाजपा की तरफ हो सकता है। जी बिल्कुल। जी अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।